हमने देखा कि जो बाकी के जो स्पिरिचुअल गुरु हैं या आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए निस्वार्थ भाव से समाज सेवा के तौर पर ये करते हैं। आपने इसको अपना एक प्रोफेशन बनाया है, दोनों में अंतर है? जी हाँ, अंतर है। अगर आप ये कहेंगे कि पूर्ण रूप से वो सेवा के कार्य में ही है और वो अपनी छोटी सी कुटिया में रहते हैं और उनको किसी से लेना देना नहीं है, जो एक तौर से माना गया है कि कुछ रूल्स होते हैं अगर आप पूर्ण रूप से वैरागी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप गृहस्थ में हैं, तो मुझे बीच का रास्ता अपनाना अच्छा नहीं लगता। तो आपको गुफा में नहीं रहना, आपको आश्रम में नहीं रहना, नहीं, आपको कुटिया में नहीं रहना, नहीं। और जैसा मैंने आपको कहा, शहर में रहना है। बिल्कुल, मुझे शहर में रहना है। और मुझे इसीलिए मैंने इस बात को मैं कभी भी छुपा के नहीं रखती, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब आप अपनी मेहनत का काम कर रहे हैं तो आप वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप उसमें समय दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि कोई रूल्स नहीं होते हैं आपके कि अगर आपको भगवान के पास आना है तो यही यही करना है। और इसका मेरी जिंदगी में मुझे जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सेशन गीता जी है, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण हैं, और वो जिनको स्पीच दे रहे हैं आध्यात्म के ऊपर, वो आगे जाके राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। उन्होंने तो नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम संसार छोड़ दो, तुम वैरागी बन जाओ, तुम कुटिया में चले जाओ, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता। आप यहाँ रहकर भी कमल बन के भी काम कर सकते हैं कि आप सबके बीच है, आप सब कुछ देख भी रहे हैं, सब कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं, जानते हुए ये सब सच नहीं है। तो आपका उद्देश्य ये नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है कि आप काम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा है, बट उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य आपका सीखना है, उद्देश्य आपका जो नॉलेज आपके पास है वो पहुंचाना है। और इसीलिए जो आपने चेंज भी पहले क्वेश्चन में कहा था, मैं क्यों अलग मानती हूँ या अलग हूँ, मेरे सेशंस बहुत सिंपल होते हैं, जितना सिंपल भाषा हो सके उतना सिंपल। कारण है कि जब मैंने शुरुआत करी थी और मैं अध्यात्म के बारे में सीख रही थी, कथाएं सुन रही थी, तब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी चीजों को समझने में, क्योंकि आपका माइंड उतना डेवलप नहीं होता जितना जो बोल रहे हैं उनका है। तो आप उस वक्त कोशिश करते हैं कि मुझे कोई सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाए, मेरी भाषा में समझाए, मेरे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग समझाए। तब मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं शुरू करूंगी, मैं इतनी सिंपल भाषा में करूंगी कि 6 से 60 साल तक सबको समझ पर आ आपका भी ये अनुभव है कि हम जब जाते हैं अक्सर साधु संतों के पास या दूसरे जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल गुरु जिनको हम मानते हैं, गुफा आश्रम और कुटिया वाले जो गुरु हैं, उनकी भाषा बहुत बार हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम उनके जो दर्शक हैं वो उतने ज्ञानी नहीं है और वो बहुत ज्ञानी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ अलग अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ। और इसीलिए मैंने कहा मेरा कारण, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, थोड़ा अलग है। और इसके पीछे मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए अपने आप। मेरा उद्देश्य उस माँ की तरह है जो अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहती है। अब वो बच्चा भाग के खाएगा तो मैं पीछे भागूंगी, अगर वो टीवी देखकर खाएगा तो मैं बगल में कि बस खा ले। आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, आप ऐसे बोलो तो मैं ऐसे समझा दूंगी, पर मेरा है कि मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए किसी भी हाल में। इफ यू आर अ ट्रूली प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, तो मैं उसी भाषा में आपसे पूछता हूं कि जो आपका टारगेट ऑडियंस होता है, आपने देखा होगा जो बाकी के लोग हैं जब वो अपना दरबार लगाते हैं, शिविर लगाते हैं या जब वो सेशन करते हैं, तो उनके पास एक अलग तरह का टारगेट ऑडियंस आता है। जैसे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो हैं उनकी बड़ी चर्चा है। जब आप उनको देखते हैं तो वहां सारे लोग वो आते हैं जो दुखी हैं, किसी न किसी समस्या के साथ आते हैं, फिर वो उनके साथ बैठते हैं, फिर कहते हैं मेरी ये समस्या है, फिर वो उनके मन की बात जान लेते हैं, फिर उनको वो उसका सुझाव बताते हैं, सॉल्यूशन क्या है। तो ये तो उनका टारगेट ऑडियंस है, ज्यादातर टारगेट ऑडियंस यही है जो लोग जाते हैं। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? तो मेरा कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जिसको भगवान अच्छे लगते हैं आप आइए, जो नकारात्मकता से दुखी है और उसको कुछ 3-4 घंटे खुशी महसूस हो रही है, भगवान की बातें महसूस हो रही है, और वो कुछ वहां से लेकर जा रहे हैं अपने काम को और अच्छा करने के लिए। चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई हाउसवाइफ है, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे वर्किंग वुमन है, आप अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं आज के समय में, क्योंकि जितना कंपटीशन है, स्ट्रगल है, काम है, और उसके साथ साथ सोसाइटी का एक प्रेशर है, उसके बीच में सकारात्मक होना थोड़ा मुश्किल है।
तो मेरी कथाओं का उद्देश्य है, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरा ऑडियंस को लेकर कोई टारगेट है, ये आए वो आए, नहीं, मेरी कथा का एक उद्देश्य है और उसमें कोई भी आ सकता है और जो आते हैं। तो उसको हम लाइफ मैनेजमेंट कह सकते हैं। बिल्कुल, पर अध्यात्म से, भगवान की कथाओं से, भगवान से। जय जी, आजकल रील्स का युग है, यूट्यूब का युग है, और आपने देखा होगा हमारे जो युवा हैं पूरी दुनिया में, भारत के युवा सबसे ज़्यादा रील्स बनाते हैं और सबसे ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। और इसके लिए हमारे देश के युवा व्यूज़ के लिए और फॉलोअर्स के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इस युवा पीढ़ी को आप एड्रेस कर रही हैं, जी। इसका क्या सॉल्यूशन आप देखती हैं? ये पूरी जो पीढ़ी है ये जा कहाँ रही है? देखिए, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने कहा, सोल्यूशन इज अध्यात्म। आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आज जब कई बार लोग मुझसे रील्स है, यूट्यूब है, कई तरीके की वीडियोस आती है, आप व्यूज के पीछे जिस तरीके से भागते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य केवल व्यूज होता है, कंटेंट क्या है नहीं होता है, या कंटेंट की ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए, एक लिमिट कितना होना चाहिए, ये कोई स्केलेटन बना नहीं रहा बैठकर। बस उनको व्यूज मिल रहे हैं, उसके पीछे वो, अगर ये करने से कोई कह दे कि आपको 2 मिलियन मिलेंगे, वो चला जाएगा, फिर उसको पता चलेगा नहीं वो करने से 5 मिलियन मिलेंगे। बट बात क्या है, इस पर ध्यान दो, वो तुम्हारी लाइफ में कैसे हेल्प करेगा उस पर ध्यान दो, और वो दूसरे की लाइफ पर कैसे हेल्प करेगा। तो ये सब चीजें आज नहीं सोच रहे हैं कुछ वर्ग, कुछ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे मैं भी सीखती हूँ उनके वीडियोस देखकर। आज जैसा आपने कहा स्पिरिचुअलिटी बहुत है, तो बहुत पॉडकास्टर्स है जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? एज दोनों की सेम है, सिचुएशंस पर्सनल लाइफ का सेम होना हो, पर अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे है, उनके सिचुएशंस तो आपके लिए सेम है। ऐसा नहीं इंस्टाग्राम आपको या फेसबुक आपको एक्स्ट्रा हेल्प करेगा कि नहीं नहीं ये स्पिरिचुअलिटी कर रहा है तो मैं इसको एक्स्ट्रा व्यूज देता हूँ, या ये सिर्फ रील्स बना रहा है, ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम मोस्टली सबके लिए सेम होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक है जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हुए भी डिप्रेशन में है, और एक है जो ठीक ठाक काम कर रहा है लेकिन फिर भी बहुत बैलेंस्ड है? क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, आप सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है, व्यूज के पीछे मत भागो, कंटेंट के पीछे भागो। आप जब अपना कंटेंट बनाती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं, क्या आपके ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि इसके व्यूज कितने आए या आपके फॉलोअर्स किस हद तक बढ़ रहे हैं? कभी आप चेक करती हैं आपके अपने फॉलोअर्स और व्यूज? हाँ, देखिए, चेक तो वो क्या, आप जब देखते हैं तो आपको पता रहता है कितना हो रहा है कितना है, तो एक नजर आपकी पड़ती रहती है। और जैसा मैंने कहा, मेरा व्यूज मोटिव कभी नहीं होता, क्योंकि जैसा ये मेरे लिए एक सेकंड दुनिया है, मेरी पहली दुनिया कथाएं हैं। और जब तक कथा में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हो भी ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, कि मेरी बात पहुंच रही है लोगों तक। ये एक ऑडिशन है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि कंटेंट ऐसा हो कि जो ज्यादा लोगों तक जाए। तो कमेंट्स पढ़ना जरूर पढ़ते हैं कि लोगों को वो बात उन तक पहुंची कि नहीं। कई बार आप जो कहना चाह रहे हैं वो पहुंचती नहीं है, तो आप एक दूसरे वे में, जैसे कहा माँ ने दूसरी तरीके से खाना खिलाने की कोशिश की है, तो आप उसी कंटेंट को दूसरे वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो हो सकता है एक सेकंड प्रोडक्ट कि मैं देख रही हूँ ये बात पहुंची कि नहीं, और नहीं तो फिर कमेंट में क्यों नहीं पहुंची, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा उनको। तो ये आई थिंक ज्यादा एक प्रेपरेशन होता है मेरे कंटेंट के लिए, रादर देन सिर्फ ये देखना व्यूज कितने आए। तो वो अभी तक तो मैं बची हुई हूँ इन चीजों से। आपने प्रिपरेशन की बात की, तो जब आप अपना डिस्कोर्स तैयार करती हैं, अपना कथा प्रवचन कोई भी कंटेंट जब आप तैयार करती हैं, तो कैसे तैयारी करती हैं आप अपनी? क्या सोच के? क्या आप पहले से कुछ नोट्स बनाती हैं, उस सब्जेक्ट को और 2-4 बार और मांझती हैं, बार बार रिपीट करके? कैसे करती हैं आप? और मैं तो न्यूज़ कंटेंट बनाता हूँ और आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो एक न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर दूसरे कंटेंट क्रिएटर से पूछ रहा है, आप कैसे बनाते हैं? कथाओं को लेकर मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की जरूरत पड़ती है, कथाओं को, जो कहानियां हैं उनको लेकर, क्योंकि अब आपको मोस्टली पता है, क्योंकि हर जगह नया नहीं हो सकता। श्री राम ही रावण को मारेंगे तो कथा आई मीन सेम ही होती है। बट हाँ, बीच बीच में आप पढ़ते रहते हैं। तो अब मेरा ऑन स्पॉट प्रेपरेशन कुछ नहीं होता, मेरा एक आई थिंक बैक स्टेज प्रेपरेशन चलता है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, आप नई नई किताबें पढ़ रहे हैं, आप नए नए लोगों को सुन रहे हैं, और आपको कोई अच्छी बात लगती है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठती है, और फिर वो किसी भी टॉपिक पे अगर आपको तो तुरंत याद आ जाती है। तो ये मेरा अब एक प्रेपरेशन हो चुका है, पर ऑन स्पॉट प्रेपरेशन आई डोंट थिंक सो कथा के लिए मुझे जरूरत अब पड़ती है।
मोटिवेशनल सेशंस के लिए हर वक्त नया प्रेपरेशन होता है क्योंकि टॉपिक्स नए होते हैं,